हेलो माय डियर क्लास 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और कल के एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पर्यटन और आतिथ्य का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पार्ट 3 होगा। ठीक है, 2 वीडियो पहले से अपलोड है सब्जेक्टिव का, बाकी ऑब्जेक्टिव का 4 से 5 वीडियो यहाँ पे अपलोड है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव का ये अगला कड़ी है, यानी कि आप कह सकते हैं कि पार्ट 3 है जो सब्जेक्टिव है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों, जो आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि प्री बोर्ड में भी कुछ कुछ सवाल यहाँ से आ गया था। ठीक है, और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कुछ कुछ है यहाँ पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो इस वीडियो का है वो बोला गया है बिक्री क्या है और इसके विभिन्न प्रकार को लिखे। ठीक है, बिक्री के बारे में पूछा गया एक क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए बिक्री का मतलब होता है किसी वस्तु या सेवा को पैसे के बदले में बेचना। ठीक है, यानी किसी वस्तु को अगर हम लोग किसी वस्तु या सेवा को, ठीक है, पैसे के बदले में अगर बेच रहे हैं, तब उसको हम लोग सिंपल सा एक वर्ड बोलेंगे, क्या? बिक्री। बिक्री में खरीदार को एक निश्चित राशि देकर वस्तु या सेवा का स्वामित्व हासिल होता है। बिक्री में खरीदार जो होता है उसको एक निश्चित राशि देना पड़ता है। ठीक है, निश्चित राशि देकर वस्तु या सेवा का स्वामित्व हासिल करना होता है। और बिक्री जो है दो या दो से ज़्यादा पक्षों के बीच होने वाला लेन देन होता है। यानी कि आप कह सकते हैं ना कि वस्तु विनिमय जिस तरह होता है, ठीक है, वस्तु विनिमय जो होता है उसी को अगर आधुनिक रूप से देखा जाए तो मुद्रा से होता है। तो मुद्रा के माध्यम से जो लेन देन होता है उसको ही बिक्री कहते हैं। और बिक्री में कम से कम दो या दो से अधिक पक्ष का होना बहुत ही जरूरी होता है। फिर अगर आगे हम लोग देखें कि बिक्री की मुख्य बातें क्या है यहाँ पर, ठीक है, तो देखिए विक्रेता, विक्रेता का मतलब होता है नए ग्राहक को खोजना, नए ग्राहक को खोजना और उसे विकसित करना। ठीक है, विक्रेता का मतलब ही क्या होता है, एक अच्छा विक्रेता बनना भी बहुत बड़ा बात होता है। तो विक्रेता का मतलब होता है कि नए ग्राहक को खोजना और उसे विकसित करना। सेकंड पॉइंट अगर बात करें हम लोग, तो बोला गया कि विक्रय कौशल ग्राहकों को ऐसी वस्तु या सेवाएं खरीदने के लिए राजी करने की एक कला है जिससे उन्हें अस्थायी संतुष्टि मिलती हो। मतलब कि आप ग्राहक को पकड़ना भी एक बहुत बड़ा कला है। ठीक है, ग्राहक को अगर आप एक बार पकड़ लिए तो वही आपका विक्रय कौशल हो गया। ठीक है, विक्रय कौशल जो है विक्रय कौशल ग्राहकों की ऐसी वस्तुएं या सेवाएं खरीदने के लिए राजी करने की एक कला होती है जिससे उन्हें अस्थायी संतुष्टि मिल जाती है। आगे विक्रय कौशल, विक्रय जो है विक्रय कौशल भावी खरीदारों और ग्राहकों को जीवन में उनके लक्ष्य हासिल करने में मदद करने की एक कला है। तो विक्रय कौशल क्या है, तो भावी खरीदारों को, यानी आने वाला जो ग्राहक है, आने वाला जो अथी है खरीदार है, उसके जीवन में उसके लक्ष्य हासिल करने में मदद करने की एक कला भी हो सकती है। आगे कि विक्रय की प्रक्रिया में संभावित्व ग्राहकों की आवश्यकताओं का आकलन करना, पता लगाना शामिल होता है। इसके बाद ग्राहकों से संपर्क करना, ठीक है, ग्राहकों से संपर्क करना और उन्हें यह समझाना कि बिक्री पर वस्तुओं और सेवाओं को खरीदकर उनकी आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया सकता है। यानी कि कुल मिलाकर आप कह सकते हैं अपने खरीदार को इतने अच्छे तरीके से समझाना कि वो कम से कम उसमें अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, अट्रैक्ट हो जाए और जो है बिक्री पर वस्तु और सेवाओं को खरीदकर उनकी आवश्यकता को कैसे पूरा किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि आप जो है कि इस आवश्यकता को कैसे पूरा करेंगे, यह सामान बहुत ही अच्छा है, मतलब तरह-तरह तरीके से ग्राहकों को लुभाना, ये भी क्या है खरीदार का, यानी कि कह सकते हैं विक्रेता का एक गुण होता है। पूछा गया था बिक्री के प्रकार। ठीक है, बिक्री के प्रकार भी पूछा गया था आप सबको। तो देखिए एक टॉपिक भी है कि विविधीकृत लक्ष्य बाजार में बिक्री के विभिन्न तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जो इनका वर्णन नीचे है। देखिए पहला जो है पहला बिक्री का जो प्रकार है उसको बोलेंगे हम लोग प्रत्यक्ष बिक्री या घर-घर जाकर बिक्री। ठीक है, पहला जो प्रकार है। तो इस विधि को व्यक्तिगत बिक्री भी कहा जाता है। इस विधि में उत्पाद और सेवाएँ ग्राहक के स्थान पर आमने-सामने बेची जाती है। यानी कि उत्पाद और सेवाएँ बेची जाती है बिक्री में, तो जो ग्राहक के स्थान पर आमने-सामने जो बेचा जाएगा उसको प्रत्यक्ष बिक्री, प्रत्यक्ष मतलब आप समझ लीजिए सामने, ठीक है? यानी डायरेक्ट जो बिक्री होगा उसको प्रत्यक्ष बिक्री कहेंगे। फिर सेकंड है चैनल बिक्री। सेकंड बिक्री जो है उसका नाम है चैनल बिक्री। तो चैनल बिक्री जो होता है बी टू बी, यानी कि बिज़नेस से बिज़नेस के बीच, बिज़नेस से बिज़नेस के बीच, और बी टू सी यानी कि बिज़नेस से कस्टमर के बीच। तो 2 टाइप का चैनल बिक्री हुआ, बिज़नेस से बिज़नेस और बिज़नेस से कस्टमर। देखिए तो इसमें बिज़नेस टू बिज़नेस शामिल होता है। इसका मतलब किसी दूसरे व्यवसाय को सामान और सेवाएँ बेचना होता है। सेवाएँ जैसे कि अनाज आपूर्तिकर्ता किसी रेस्टोरेंट को अपना अनाज बेचता है। तो ये हो गया आपका बिज़नेस से बिज़नेस को, ठीक है? फिर अब बिज़नेस से कस्टमर को अगर बात किया जाए तो बिज़नेस टू कस्टमर में सीधे उपभोक्ता को सामान और सेवाएँ बेचना शामिल है, जो उत्पाद या सेवा का अंतिम उपयोगकर्ता होता है। उदाहरण के लिए एक रेस्टोरेंट अपने ग्राहक को भोजन बेचता है। यानी कि कोई विक्रेता अगर विक्रेता को ही डायरेक्ट कोई सामान बेच रहा है तो उसको आप बोल सकते हैं बिज़नेस टू बिज़नेस। ठीक है, बिज़नेस टू बिज़नेस बोल सकते हैं।
यानी कि किसी दूसरे व्यवसाय को सामान और सेवाएँ बेचता है। अगर एक बिज़नेसमैन है तो दूसरे बिज़नेसमैन को अगर सामान या सेवा बेचता है तो उसको बोलेंगे बिज़नेस टू बिज़नेस। और अगर एक कोई व्यवसाय करता है यानी बिज़नेसमैन है वो डायरेक्ट उपभोक्ता को अपना सामान बेचता है तो आप कह सकते हैं बिज़नेस टू कस्टमर, ठीक है? या कंज्यूमर भी कह सकते हैं। थर्ड जो बिक्री का प्रकार है उसको बोलते हैं खुदरा बिक्री यानी रिटेल। रिटेल जो बिक्री होता है ये। तो इसका मतलब है कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए स्टोर या दुकान के माध्यम से सीधे अंतिम उपयोगकर्ता को उत्पाद और सेवाएँ बेचना, जैसे किराने की दुकान से सामान को बेचना। किराने की दुकान से सामान को बेचना, देखिए मान के चलिए एक साबुन बना, ठीक है? साबुन बना मान के चलिए यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ से ये थोक विक्रेता था, ये थोक विक्रेता था। थोक से आप मान के चलिए रिटेल में कोई दुकानदार लेके आया, ठीक है? रिटेल में कोई दुकानदार लेके आया और फिर इससे अगर कोई मतलब कि आप कह सकते हो उपभोक्ता ले रहा है, तब आप कह सकते हैं ये खुदरा बिक्री हुआ, ठीक है? ये खुदरा बिक्री हुआ। तो फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 कड़ी है। तो अंतिम जो उपभोक्ता को दिया गया है, अंतिम उपभोक्ता को जो दिया गया है उसी को क्या बोलेंगे? खुदरा बिक्री बोलेंगे, जिसको रिटेल बिक्री बोला जाता है। आगे बिक्री एजेंट। बिक्री एजेंट क्या है? तो बिक्री एजेंट वह व्यक्ति होता है जो किसी प्रमुख आपूर्तिकर्ता की ओर से काम करता है। बिक्री एजेंट संभावित ग्राहकों को उत्पाद और सेवाएँ बेचता है, ठीक है? जो घर-घर जाकर या आप तो अब जो भी कहें आप, मतलब कि जैसे भी ग्राहक को लुभाता है, तो उसको बोला जाता है बिक्री एजेंट। फिर ठीक है, और मतलब कि उत्पाद और सेवाओं को तो ये बेचता ही है, बदले में बिक्री एजेंट को व्यापार सौदे के मूल्य के आधार पर कमीशन मिलता है, जैसे ट्रैवल एजेंट, बीमा एजेंट इत्यादि। जैसे कि आप देख सकते हैं ना, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट के तहत आपके घर पे जो डिलीवर करके जाता है, वो भी आप कह सकते हैं कि बिक्री एजेंट ही हुआ। आगे देखिएगा टेली मार्केटिंग। तो टेली मार्केटिंग में क्या बातें हैं? तो टेली मार्केटिंग टेलीफ़ोन या इंटरनेट के माध्यम से संभावित ग्राहकों को वस्तु या सेवाओं का प्रत्यक्ष विपणन है। टेली मार्केटिंग जो है 4 प्रकार का होता है। पहला बोला गया आउटबाउंड कॉल, ठीक है? फिर इनबाउंड कॉल, फिर है एलआईडी जनरेशन कॉल और फिर है सेल्स कॉल। तो 4 प्रकार का यहाँ पर 4 प्रकार का क्या हो गया? तो टेली मार्केटिंग हो गया। नेक्स्ट बोला गया परामर्श बिक्री। तो यह एक बिक्री दृष्टिकोण है जहाँ प्रतिनिधि विक्रेता की तुलना में सलाहकार की तरह अधिक काम करता है। ऐसा तब होता है जब विक्रेता ग्राहक की ज़रूरत को समझने में समय लगाता है, ठीक है? समय लगाता है और फिर उसे ऑफ़र देता है। तदनुसार यानी कि उसके बाद जो होता है उपयुक्त उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करता है। तो ये आपका हो गया यहाँ पर कौन? परामर्श बिक्री। और अंतिम एक बिक्री है जो यहाँ पर छूट गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है घुमंतू बिक्री, ठीक है? तो घुमंतू बिक्री, ठीक है? एक टॉपिक आपका रहेगा 5वां पॉइंट घुमंतू बिक्री। ऐसे और कुछ बिक्रियाँ होती है, लेकिन आप मुख्यतः 4-5 बिक्री जान जाएँगे तो फिर ठीक है। तो देखिए यहाँ पर घुमंतू बिक्री क्या होगा? तो यह कार्य घुमंतू विक्रेता द्वारा बेचा जाता है जो ऊँची आवाज़ में वस्तु के बारे में बताकर उत्पाद और सेवाओं को बेचता है, उसे घुमंतू विक्रेता बोलते हैं। मतलब कि एक तो ऊँचा आवाज़ लगाएगा, ठीक है? जैसे कि आप देख सकते होंगे कि आपके घर के आस-पास जो है लोहा टीना वाला जो आता होगा, ठीक है? यानी कोलकाता यानी मुर्शिदाबाद की तरफ से जो लोहा टीना बेचने आता है, वो लोग जो बोलता है कि ये ले लो, वो ले लो, ठीक है? उसके बाद आप मोबाइल के बदले कुछ सामान देने की बातें करता है। तो ये आपका हो गया घुमंतू विक्रेता जो ऊँचे आवाज़ देता है, उसके बाद जो शायद उसको घुमंतू विक्रेता भी कहते हैं। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया ग्राहक किसे कहते हैं और ग्राहक की परिभाषा, ठीक है? ग्राहक किसे कहते हैं और ग्राहक की परिभाषा। तो देखिए एक व्यक्ति या व्यवसाय जो किसी अन्य व्यवसाय द्वारा उत्पादित वस्तु या सेवा को खरीदता है, उसे ग्राहक कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे। बोला गया कि एक व्यक्ति या व्यवसाय जो किसी अन्य व्यवसाय द्वारा, ठीक है? एक व्यक्ति जो रहेगा वो अन्य व्यवसाय के द्वारा अगर वस्तु या सेवाओं को खरीदता है तो उसे ही ग्राहक कहा जाता है। ग्राहक वस्तुओं और सेवाओं की माँग जो है उसको पैदा करता है। यही कारण है कि ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन या कम कीमत के माध्यम से एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा की जाती है, और ये प्रतिस्पर्धा बहुत ही आवश्यक है, और इसको जो है मतलब विज्ञापन के माध्यम से ज़्यादा अच्छा तरीके से किया जा सकता है। अब देखिए आगे बोला गया ग्राहक का वर्गीकरण, ठीक है? देखिए पहला पॉइंट जो दिया गया वफ़ादार ग्राहक, यही आपका प्री बोर्ड में आ गया था। तो छोटा-छोटा पॉइंट भी आपको निकाला जा सकता है एक बड़े क्वेश्चन से, ठीक है? तो हम लोग देखेंगे वफ़ादार ग्राहक। तो ये वे ग्राहक होता है जो बेचे जा रहे उत्पाद या सेवा से संतुष्ट होता है, मतलब संतुष्ट ग्राहक भी आप कह सकते हैं, और इसलिए वे दोबारा व्यापार के लिए उसी संगठन या फर्म में वापस आते रहते हैं। यद्यपि इन ग्राहकों की संख्या कम होती है, फिर भी वे अपने वफ़ादारी के माध्यम से फर्म की बिक्री और लाभ को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो वफ़ादार ग्राहक वो होता है जो किसी स्पेशल कंपनी का सामान जो खरीदता है और मतलब कि आप समझ सकते हैं कि वो परमानेंट ग्राहक बन जाता है उसका, ठीक है? तो उसको हम लोग वफ़ादार ग्राहक बोलेंगे। और जो है कंपनी का बिक्री या आप कह सकते हैं कि फर्म की बिक्री को ये बढ़ाने का बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ाने का मेन ज़रिया होता है। फिर सेकंड है छूट
छूट वाले ग्राहक, तो ये भी बार-बार आने वाले ग्राहक होते हैं, लेकिन वे खरीदारी के लिए फर्म में तभी आते हैं जब तक कि नियमित उत्पाद पर छूट या स्कीम की पेशकश की जाती है और ये ग्राहक हमेशा कम कीमत पर उत्पाद खरीदने के लिए इच्छुक होते हैं। जैसे आप मॉल जाइएगा तो कुछ-कुछ व्यक्ति ऐसा होता है जो हमेशा चाहता है कि बाय वन गेट वन फ्री वाला सामान मिल जाए, ठीक है? मतलब कि बाय वन गेट वन वाला सामान जो मिल जाता है उस तरह का जो व्यक्ति होगा उसको आप छूट वाले ग्राहक, मतलब सिंपल से आप गाँव देहात का अगर बात करें तो वहाँ बोलता है ना कि मोलाए करना, ठीक है? तो मोलाए कर जो सामान लेता है उसको छूट वाले ग्राहक भी कहते हैं। उसके बाद आगे है आवेगशील ग्राहक। तो ये वे ग्राहक है जो आवेग में या क्षण भर में खरीदारी करते हैं। आमतौर पर उनकी खरीदारी सूची में कोई खास उत्पाद नहीं होता। क्या बोला गया है कि आमतौर पर उनकी खरीदारी सूची में कोई खास उत्पाद नहीं होता, लेकिन जब उन्हें कोई उत्पाद आकर्षक या उपयोगी लगता है तो वे खरीद लेते हैं। इन ग्राहकों को विक्रेताओं द्वारा मनाए जाने के कारण आवश्यकता नहीं होती। देखिए, बड़ा बात ये होता है कि जैसे कोई घर से गया, मतलब मेला गया या कहीं भी कोई सामान लेने के लिए गया, ठीक है? और मन बनाकर पहले से नहीं गया, लिस्ट लेकर नहीं गया, या तो लिस्ट में कुछ ऐसा सामान है जो उसका लिस्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी वो अचानक वहाँ देखता है और वो मतलब कि कह सकते हैं अट्रैक्ट हो जाता है उस सामान के प्रति और उस सामान को ले लेता है, ठीक है? तो उसको आवेगशील ग्राहक बोले, मतलब आवेग में आकर, जैसे गर्म दल होता है ना, तो उस तरह से आवेग में आकर जो सामान लेता है उसको आवेगशील ग्राहक कहा जाता है। फिर है आवश्यकता आधारित ग्राहक। तो ये ग्राहक केवल आवश्यकता पड़ने पर ही खरीदारी के लिए जाते हैं। उसके अलावा ज़्यादातर ऐसे ग्राहक ऐसी वस्तुएँ खरीदते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है या जिनकी कोई विशिष्ट उपयोगिता होती है। यानी स्पेशल कोई ज़रूरत वाला सामान जो खरीदता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो आवश्यकता आधारित ग्राहक बोलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट ग्राहक का नाम जो है वो भटकता हुआ ग्राहक है। तो ये वे ग्राहक है जो विक्रेताओं के पास सिर्फ बाज़ार में उपलब्ध उत्पादों को देखने के लिए आते हैं, जबकि उनके उससे खास ज़रूरत नहीं होती और कोई खास उत्पाद खरीदने की योजना भी नहीं होती। जैसे देखिए, कई बार कुछ ऐसे ग्राहक मेले में या तो कोई दुकान में ऐसे आते हैं जो सिर्फ वहाँ पर देखने आते हैं कौन-कौन सा सामान ये बंदा रखा हुआ है, ठीक है? यानी कि लेने का कोई उद्देश्य नहीं होता। जैसे खास करके कोई मॉल गया, ठीक है? और मॉल में अगर कोई कपड़ा पसंद आ रहा है चाहे नहीं भी आ रहा है, यानी पैसा है भी नहीं और लेने का मन भी नहीं, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, मॉल में ट्राई कर लेता है पहन के, ठीक है? जो चेंजिंग रूम होता है वहाँ पर जाके ट्राई कर लिया, फ़ोटो-वोटो खिंचा लिया और अपना दोस्त को स्टेटस लगा दिखा दिया कि ये जो है हम कपड़ा लिए हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं भटकता हुआ ग्राहक ये होता है, क्योंकि इसका कोई उद्देश्य नहीं होता कपड़ा लेने का, सिर्फ भटकते-भटकते पहुँच जाता है और उत्पाद को देखने का ये इसका ज़्यादा उद्देश्य होता है। तो ये रहा, हम लोग ग्राहक देख लिए। अब अगला क्वेश्चन है बाज़ार क्या है, ठीक है? बाज़ार क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो वह स्थान जहाँ खरीदार और विक्रेता इकट्ठा होता है, उत्पाद और सेवाओं का आदान-प्रदान होता है, उन्हें पैसे के लिए बेचता है और उसे बाज़ार कहते हैं, ठीक है? यानी कि वहाँ पर खरीदार भी होता है और विक्रेता भी होता है। यानी आप कह सकते हैं कि बेचने वाले भी होता है और खरीदने वाला भी होता है। वहाँ वैसी स्थिति को हम लोग बाज़ार कहेंगे। जैसे आप गाँव देहात में आप कह सकते हैं हटिया, ठीक है? हटिया जो लगता है वो बाज़ार ही है आपका। उसको मतलब मेन टाउन में बाज़ार कह दिया जाता है और गाँव देहात में उसको हटिया कहा जाता है। तो देखिए, बोला क्या गया कि विक्रेता इकट्ठा होता है, उत्पाद और सेवाओं का आदान-प्रदान करते हैं या उन्हें पैसे के लिए बेचते हैं, उसे बाज़ार कहता है। 12 अगस्त 2021 को अपने अंग्रेजी संस्करण में इकोनॉमिक टाइम्स ने बाज़ार को कुल योग के रूप में परिभाषित किया। इसमें इस क्षेत्र के सभी क्रेताओं और विक्रेताओं का कुल योग में परिभाषित किया गया है। बाज़ार में आपूर्ति या मांग कारोबारी की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य, लागत और कीमत तय करती है। बाज़ार में भौतिक या आभासी स्थानीय या वैश्विक पूर्ण या अपूर्ण कमोडिटी बाज़ार या शेयर बाज़ार या ग्राम हाट हो सकता है, ठीक है? ग्राम हाट हो सकता है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि ग्राहक प्रतिक्रिया कैसे प्राप्त करें, ठीक है? ग्राहक प्रतिक्रिया जो है वो कैसे प्राप्त करें? तो ग्राहक प्रतिक्रिया किसी भी उत्पाद या सेवा की खरीद के बाद एक प्रतिक्रिया होती है। इससे स्पष्ट होता है कि उत्पाद या सेवा पसंद आई है या नहीं, ठीक है? आप देखते होंगे जितना भी अमेज़न या फ्लिपकार्ट वाला जो डिलीवर करता होगा, ठीक है? वो बाद में ज़रूर आपको कहता होगा कि एक लिंक गया है, उसमें आप फीडबैक दे दीजिएगा। तो इससे क्या होता है, उसका एक इमेज भी बनता है और सपोज़ कि उसका एक अच्छा व्यू भी बन जाता है कंपनी के लिए, ठीक है? तो यानी कि आप खरीदने के बाद, ठीक है? खरीदने के बाद जो आप प्रतिक्रिया देते हैं उसी को बोला जाता है ग्राहक प्रतिक्रिया। जैसे अभी आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, अगर आप एक प्यारा सा कमेंट करेंगे और फीडबैक देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे भी लगेगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया है या नहीं आया है, ठीक है? तो फीडबैक देना ही क्या कहलाता है, ग्राहक प्रतिक्रिया, ठीक है? उसके बाद इससे स्पष्ट होता है कि उत्पाद या सेवा पसंद आई है या नहीं, लेकिन जिन लोगों ने उत्पाद या सेवा का उपयोग नहीं किया वे समीक्षा या प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। हम निम्नलिखित आधार पर ग्राहक प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? बहुत तरीका होता है जिससे हम ग्राहक प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, ग्राहक प्रतिक्रिया फॉर्म, यानी ग्राहक प्रतिक्रिया फॉर्म को कैसे हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो देखिए, ग्राहक प्रतिक्रिया फॉर्म भरने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि फॉर्म में खुले और बंद दोनों तरह के सवाल होने चाहिए, ठीक है? उसके बाद फॉर्म को भरने और ग्राहकों को आसानी होनी चाहिए और आगे फॉर्म में दी गई कार्रवाई, ठीक है? बोला गया कि फॉर्म में दी गई जानकारी से कार्रवाई योग्य नतीजे मिलने चाहिए और अंत में कहा गया है कि फॉर्म में दी गई जानकारी से आपके कारोबार को बेहतर बनाने में मदद मिलना चाहिए। तो हम लोग ग्राहक
ग्राहक जो प्रतिक्रिया फॉर्म है इससे भी पता कर सकते हैं कि ग्राहक को ये सामानें पसंद आई है या नहीं आई है। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन था, ग्राहक प्रतिक्रिया कैसे प्राप्त करें। तो यानी कि फाइनली जो है खरीदने के बाद, उपयोग करने के बाद जो कुछ फीडबैक होता है उसी को ग्राहक प्रतिक्रिया कहते हैं। तो ये हम लोग का कुछ मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो आपके आगामी परीक्षा यानी कि कल के एग्जाम जो 11 फरवरी को होने वाले टूरिज्म का, उसके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार ज़रूर कमेंट करके बताएं दोस्तों कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा और कुछ सीखने के लिए मिला इस चैनल से तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को एकदम प्रेस करें जोरदार तरीके से, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सभी ग्रामीण बच्चे को बहुत ज़्यादा इस चैनल से लाभ मिले। ठीक है, और बता दें आपको कि पूरे क्लास 10th और 12th की एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी यहाँ से लेकर आपका जो फाइनल एग्ज़ाम जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक हम लोग का साथ बना रहेगा। और अपने छोटे-मोटे जो भाई-बहन हैं यानी कि 9th में जो है और 8th में जो है उसको भी इस चैनल से जुड़ने के लिए ज़रूर बताएँ, ठीक है? ताकि आने वाले समय में हम लोग सब मिल-जुल कर एक बेहतरीन तैयारी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो